हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, हम में से बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग के अलावा डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं। सो गाइस, मेरे आज के गेस्ट जो हैं मिस्टर राजन सिंह, वो एक प्रो एथलीट हैं, वो बॉडी बिल्डर भी हैं और वो पावर लिफ्टर भी हैं। बट उसके साथ साथ उनकी जो खासियत है वो है ऑल वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर बनना। जी हाँ गाइस, उन्होंने वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो करते हुए अपना प्रोफेशनल कैरियर डेवलप किया है और बहुत सी विनिंग्स की हैं। सो आज इस इंटरव्यू में मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस वेजिटेरियन डाइट के बारे में पूछूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में भी अपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं एंड आई एम श्योर राजन जी उसको ग्लैडली आंसर भी करेंगे। लेट्स गो गाइस। वेलकम राजन जी। हाय, हाउ आर यू सर? फाइन सर। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप पावर लिफ्टर हैं या बॉडी बिल्डर हैं, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर आपको कभी पावर लिफ्टिंग की स्टेज पर देखते हैं और कभी बॉडी बिल्डिंग की स्टेज पर। सो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? सर, पावर लिफ्टिंग इज ए गेम ऑफ बेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ओके। अगर आपको अच्छे से एक बॉडी बिल्डर बनना है जी, तो उस बॉडी बिल्डिंग का जो बेस है वो पावर लिफ्टिंग से ही स्टार्ट होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि पावर लिफ्टिंग इज अ मल्टी जॉइंट मूवमेंट एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट। जी। ये आपकी मल्टी जॉइंट आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर आता है जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर जो लोग इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म करना नहीं सीख पाए वो सालों साल तक डेवलप ही नहीं कर पाते अपने आप को। इवन आपके जेनेटिक्स भी अगर अच्छे नहीं है, इन एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को काफ़ी हद तक उस लेवल तक लेके आ सकते हो जहां पर एक आप कंपटीशन लेवल तक अचीव कर सकते हो। सेकेंडरी में आपको बताना चाहूँगा, फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स आप जितने भी पुराने बॉडी बिल्डर्स को देखोगे जी, जब मैं आपको बात करता हूँ आर्नोल्ड के टाइम की, तो आप कभी भी पंपिंग आयरन जब आप पिक्चर देखोगे तो उसमें आप देखना कि वो क्या लोग कर रहे हैं जी। दे आर परफॉर्मिंग ऑल पावर लिफ्टिंग इवेंट्स, सारे के सारे लुई फेरेनिंगो और उसके साथ उनके जितने भी एक ग्रुप था वो सारे के सारे पावर एक्टिविटीज, इवन कि वो आप देखो कि डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं उस टाइम पे वो 350 किलो डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं एज ए बॉडी बिल्डर होके जी। तो आप देखो कि आज पावर लिफ्टर, आज हम लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम आउटपुट देते थे। आज की डेट में हम लोग सामान इतना सारा ले रहे हैं और आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। राइट। हमें यही नहीं पता कि हमारे को किस चीज को इंट्रोड्यूस कब करना है। तो अगर आप अपने बॉडी वेट को अगर मैं आपको बोलूं 1 रेप मैक्स टेस्ट करना है तो ये तीनों का ही होता है। एब्सोल्युटली। जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो तीनों का ही है, इट्स बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स। राइट। तो 1 रेप मैक्स टेस्ट करने का जो एक स्ट्रेंथ का आप मेथड है वो इन्हीं तीनों को लेके है। क्यों है? अब बात है कि क्यों है, क्योंकि ये मल्टी जॉइंट आपकी एक्सरसाइज है। सारे आपके जॉइंट इसकी एट द वन टाइम आप जा रहे हो तो उसमें आपके ईच एंड एवरी मसल ग्रुप आपका यूज हो रहा है उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा मसल मास आप इन्हीं एक्सरसाइज से गेन कर पाते हो। और एक सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, दो मेजर बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जो हुए और जिनके कॉन्सेप्ट को अब साइंस ने माना कि हाँ नहीं यार इट्स वेरी गुड, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अब फॉलो करते हैं चीज़ों को। वन इज डॉरी नेट्स। डॉरी नेट्स एक पहला बॉडी बिल्डर था जो आप देखें कि 2 से 3 सेट परफॉर्म करता था 90% पे, जो उनका 1 रेप मैक्स है उस पर 90% पे वो वर्क करते थे, और उन्होंने इतना ह्यूज साइज सबसे पहले हिस्ट्री में क्रिएट किया। सेकंड आपका रॉनी कॉलमैन आ गया। रॉनी कॉलमैन बॉडी बिल्डर बनने से पहले ही पावर लिफ्टर ही थे। ठीक है, तो यानी ओवरऑल आप ये कहना चाहोगे कि आपकी बेस जो है वो पावर लिफ्टर की है और आपकी गेम जो है वो बॉडी बिल्डर की है? यस। मैं एट द सेम टाइम दोनों गेम खेलने का मेरा मकसद ये था, मैं आपको काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे गिनवा सकता हूँ जो दोनों गेम्स करते हैं, और इस पावर लिफ्टिंग का गेम अगर वो बॉडी बिल्डर एक परफॉर्म कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसके रीज़न बिहाइंड मैं आपको साइंटिफिक रीज़न भी बता सकता हूँ जी। अगर हम लोग मसल फाइबर टाइप्स की बात करते हैं जी, तो आपको पता होगा टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, राइट। तो इसके अंदर आपका वाइट मसल फाइबर सबसे ज़्यादा यूज होता है। मैक्सिमम ब्रेकडाउन आपका देखो 2 तरह की ट्रेनिंग है। वन इज वॉल्यूम ट्रेनिंग। वॉल्यूम ट्रेनिंग में आप एक मॉडरेट वेट से घंटों पर लगे रहते हैं, और दूसरी हाई इंटेंसिटी
अब अगर आप ऐसे 100 बारी मार लो और एक हथौड़ा ऐसे करके मारो, हमें मसल ब्रेक डाउन करना है। चाहे आप उसको आप 5 मिनट में कर लो थ्रू आउट द हैवी वेट्स, चाहे आप उसी मसल को आप रगड़ते रहो, उसको घंटों भर लगे रहो उसी से जी। ये दोनों मेथड है। तो मैंने आपको साइंटिफिक वे भी बता दिया कि क्या रीजन है कि एक पावर लिफ्टर एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपकी जितनी भी गेम रही है आज तक, आपकी जितनी प्रेप रही है, वो सारी वेजिटेरियन रिजीम के ऊपर रही है। सो बीइंग अ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, कभी आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि अगर मैंने भी और एथलीट्स की तरह नॉन वेजिटेरियन डाइट को अपनाया होता तो शायद मेरी गेम जो है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाती? सर इसी कंफ्यूजन के चक्कर में मेरे 8-10 साल खराब हो गए। ओके 8-10 साल खराब हुए इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि जो हमारे जितने भी पुराने कोचेस थे तो उनके पास लास्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कॉन्टेस्ट के पास में आते हो प्रेप के अंदर, तो उसमें आपको कार्ब डिप्लीट करने होते हैं, राइट। और रह जाता है सिर्फ एक ही चीज़, जो पुराने कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, रह जाती थी एक ही चीज़, प्रोटीन। फैट से हम लोग पहले बहुत डरते थे, मैं आगे आ रहा हूँ इस फैट्स को भी लेके। फैट से हम बहुत ज़्यादा डरते थे, तो फैट्स भी ज़ीरो हो गए और वहाँ से हमारे पास कार्ब्स भी हमने डिप्लीट करने हैं। अब वेजिटेरियन कंफ्यूज बंदा कि यार मैं खाऊं क्या, अगर मैं दालें खा रहा हूँ तो भी कार्ब्स ही हैं। अभी तक लोगों को अभी भी आज की डेट में भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि दाल, बोलते हैं दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बड़ा सारा प्रोटीन है जी। कितना प्रोटीन है जी? एक दाल की कटोरी, अगर आप 100 ग्राम रॉ की दाल की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर यू गेट 24 ग्राम्स, बट बायोलॉजिकल वैल्यू इज 70%। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब कि जब आप उसको कंज्यूम करते हो फूड को तो वो 70% ही लगता है। तो पहले तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा, एक कटोरी दाल आप जब कुक करते हो, आपका परिवार 2 बारी खाता है दिन में, और अगले दिन आप अपने सर्वेंट्स को या बाहर वो भी देते हो खाने को, तो क्या परसेंटेज आपकी प्रोटीन की गई? तो इस कंडीशन में काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स थी। फिर भी मैंने 2001 में अपने कंपटीशन जैसे तैसे करके कंप्लीट करे। वो मेरे को मालूम है मैं किस मतलब टॉर्चर में रहा हूँ डाइट्स को लेके। फिर करते 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 मैंने अपना गेम थोड़ा सा चेंज किया, मैं पावर लिफ्टिंग में आया हूँ। मेरे ट्रेनर्स ने मेरे को बोला कि भाई तेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर और मेडल जीत। जो चीज़ लोग 10 साल में अचीव करते हैं मैंने 10 महीने में कर ली थी। मैंने 185 kg की बेंच मार रखी है 2009 में इक्विप्ड के अंदर, और क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छा था। मैं आपको बताया कि शुरू से ही मेरा बेस जो स्ट्रॉन्ग रहा है वो मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज की वजह से बहुत अच्छा बेस था। मैंने स्क्वाट मारी कोई 280 के करीब, 300 की मेरी प्रैक्टिस थी तो जो पास हुई मेरी, और इसी तरह से डेड लिफ्ट। तो करते करते अब टाइम बीता तो 2015 से मैं इंस्पायर हुआ बॉडी बिल्डर से। मेरे को कम बैक करना था। मैंने ठान ली कि मेरे को दोबारा से कम बैक करना है और दोबारा से मेरे को विनिंग करनी है इस गेम में। साथ ही साथ मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया न्यूट्रिशन का, जिसमें मेरे को बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। डेप्थ ऑफ साइंस ऑफ फूड, कि यार हम लोग इतना पीछे थे, हम लोग जिन चीज़ों से डर रहे थे वो पास ही में था सारा कुछ, लेकिन हम लोग कंफ्यूज थे कि हम क्या खाएं। तो जब मैंने आपको बायोलॉजिकल वैल्यू की बात बताई, तो मिल्क एंड एग दोनों की सिमिलर बायोलॉजिकल वैल्यू इज 99%। अब मिल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? दूध पीना पड़ेगा इतना सारा, तो दूध में तो लैक्टोज भी है। अब ये नहीं मालूम था कि दूध से जब आप पनीर बनाते हो या दही बनाते हो तो उसका लैक्टोज खत्म होता है, इस मिनिमाइज हो जाता है। अब पनीर आ गया जी। पनीर में तो फैट्स ही बड़े हैं, जो कि सालों से कंफ्यूजन थी। तो कीटो डाइट इज जो ट्रेडिशनल आज की डेट में फ्रॉम द लास्ट 5-7 ईयर्स से चल रहा है, वो पकड़ में आ गई। मैंने अपनी एनर्जी का सोर्स फैट्स को बना लिया, rather than कार्ब, जिस पे कार्ब्स पे रहते थे, कार्ब्स को एलिमिनेट किया और फैट्स को हम लोग प्राइमरी में ले आए एज एनर्जी सोर्स। मेरा जो फ्यूल है वो फैट्स है, तो ऑटोमेटिकली जो फैट्स मैं खाऊंगा वो यूटिलाइज हो जाएंगे। रही बात जो प्रोटीन की हम लोग कंफ्यूजन में थे सालों से, वो क्लियर हो गई। भैया जो पनीर खा रहा हूँ, चीज़ खा रहा हूँ, वो मोर देन इनफ है। गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं तकरीबन 1 kg के करीब पनीर खाता था। अभी भी मेरा 600-700 ग्राम अभी चल रहा है। 1 kg पनीर अ डे अगर कैलकुलेट करोगे, कैलोरी वाइज सब कुछ कैलोरी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या यार ये क्या है। और मैंने उसके साथ कॉन्टेस्ट विन कर लिए सारे के सारे, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा बैकअप था साइंस का।
जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें अचीव कर पाया। वेरी राइट सर, वेरी राइट। सो सर 90% कोचेस जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को नॉन वेजिटेरियन रिजीम बेस्ड जो होती है वो डाइट्स लिख करके देते हैं। आपके केस में बीइंग अ वेजिटेरियन एथलीट होते हुए जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको वेजिटेरियन डाइट की तरफ प्रमोट ज़्यादा करते हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट भी आप उनको लिख के देते हैं? सर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कोचेज़ हैं, इंडियन कोचेज़ हैं जी, और जो इंडियन पब्लिक है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, शुरू से सालों से क्या था, वहाँ पर दालें, पल्सेस, ये सब चीज़ें नहीं उगती थी भाई। राइट। वो दे आर ईटिंग रॉ मीट्स, ठीक है, और उनका टेम्परेचर भी आपको पता है किस टेम्परेचर के ऊपर वो रहते हैं, -डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं। तो उनको खाने के लिए था ही क्या, बीफ, मीट, चिकन। अब वहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट ने या वहाँ के जो भी लेबोरेटरीज के बंदे थे, उन्होंने रिसर्च करके अपने फूड का इंटेक देखा, और उन्होंने एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जेनेटिक लिंक भी है। अगर मेरे दादा परदादा नॉन वेजिटेरियन खाते हुए आ रहे हैं तो उनके जो जेनेटिक्स के अंदर प्रोटीन अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से जो एक विशाल का आप शरीर देखते हो फॉरेनर्स का और हम इंडियंस का, एशियंस का नहीं है, वो बहुत बड़ा एक रीज़न है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी कवर कर पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो यहाँ के कोचेज़ हैं वो यार फॉलो किनको, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। और दूसरी जो जिसको साइंटिफिक वे नहीं पता, जिसको मैंने आपको बायोलॉजिकल वैल्यू बताई, आप पढ़ते हो कि मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स बोथ हैव सिमिलर बायोलॉजिकल वैल्यूज। तो भाई अब जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया इस चीज़ को कि उसकी कौन सी वाली फॉर्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि सर नहीं पता है लोगों को, और लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं यार हम वेज डाइट से हम तैयार नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। राइट। और रही बात मेरे जो स्टूडेंट्स की है, मेरा ऐसा किसी को प्रेशराइज करना नहीं है। अगर वो खाता है नॉनवेज तो इट्स ओके, नहीं खाता है तो भी मैंने एक एग्जाम्पल तो खड़ा किया ही है अभी रिसेंटली। तो यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स को उनकी डाइट में दोनों ऑप्शंस दे सकते हैं कि वेजिटेरियन की भी और नॉन वेजिटेरियन। अगर मेरे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, जो अगर सपोज करो मेरे पास कोई जैनी आ जाता है, कोई बनिया आ जाता है, कोई नामधारी आ जाता है, कोई नीलधारी सिख आ जाता है, ऐसे करके जो भी कम्युनिटी, जो लोग अवॉइड करते हैं नॉनवेज को, जो सालों से नहीं खा रहे हैं जी, और उनको बच्चों को है कि हम लोग यार वेजिटेरियन हम कैसे बॉडी बनाएंगे जी, तो मेरे पास सोल्यूशन है सर। मैं बिल्डअप करके खड़ा कर सकता हूँ इंसान को, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्डअप नहीं होगा। राइट राइट राइट। सर एक चीज़ बहुत कॉमनली बोली जाती है कि जब तक आपके प्रेप में सप्लीमेंट्स का यूज़ ना हो, आई मीन कोई इंसान अगर एक अपनी जनरल फिटनेस को भी कवर करना चाहता है और जिम चला जाता है, तो उसके जो कोचेज़ होते हैं वो उसको इंसिस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए जी। द मोमेंट कोई प्रोफेशनल एथलीट अगर किसी अपनी प्रेप में है तो ये बोला जाता है कि बिना सप्लीमेंट्स के आप कॉन्टेस्ट में जा भी नहीं सकते हैं। सो बीइंग अ वेजिटेरियन एथलीट होते हुए क्या आप भी सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप वो अपनी जो गैप है उसको कैसे पूरा कर पाते हैं डाइट से? सर एक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। जैसे हम लोग एक विटामिन की बात करेंगे, विटामिन D3, तो अगर आप 99% लोगों का चेक कराओगे तो वो डेफिशिएंट मिलेगा आपको। राइट। अब जब D3 कम है तो कैल्शियम भी कम होगा। ठीक है। दीज आर द इंटरलिंक कनेक्टिविटीज है। राइट। अब D3 का क्या सोर्स लोगे? धूप नहीं ले सकते सर आप, उसके लिए आपको ओरल डालना ही पड़ेगा। आज का टाइम हम लोग, आप देखो कि क्या माहौल चल रहा है, हम लोग कवर्ड अप है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो इसमें हम एक चीज़ से डेफिशिएंट हो, दो चीज़ों से डेफिशिएंट हो गए, कैल्शियम एंड D3। अब आप आ जाओ विटामिन C। जो विटामिन C आज इतनी रिकमेंडेशन बढ़ गई है, हम तो सालों से यूज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई विटामिन C अच्छा खासा खाना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो सर अगर 10 संतरे खाओगे देन यू गेट 500 mg विटामिन C। 10 संतरे, तो क्या आप 10 संतरे खिलाओगे जो उसके साथ फ्रुक्टोज चले जाएगा? तो वो आप समझ रहे हो जिस चीज़ को मैं कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती डालो, आप चीज़ों को समझो फिर आप उसको फॉलो अप करो। राइट। तो डाइट से हम लोग एक एथलीट का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी वजह से आज हम लोगों को 50 साल लगे ओलंपिक्स में मेडल लाने में। आज हम लोग मेडल अचीव कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैकअप ऑफ सप्लीमेंट्स एंड साइंस बिहाइंड ऑफ गेम। तो जो डाइट की गेम है उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं, आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करोगे या फिर आप उनकी रिकमेंडेशन सुनोगे तो एथलीट बिना मल्टीविटामिन मिनरल्स के, जो आपके
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हो तो आपके जो प्रोटीन कार्ब्स फैट है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। तो मेरी तरफ से बिल्कुल मैं सहमत हूं इन चीज़ों से, लेकिन आपको रिकमेंडेशन, राइट रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लेना है। राइट। दूसरी चीज़ आती है सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोटीन। सो प्रोटीन का सोर्स सिंथेटिक भी हो सकता है, प्रोटीन का सोर्स नेचुरल भी हो सकता है। आपके नज़रिए में एक जनरल फिटनेस को फॉलो करने वाला जो इंसान होगा और जो एक प्रेप का तैयारी कर रहा होगा, इन दोनों के प्रोटीन के इनटेक में आप फ़र्क क्या देखते हैं? सर फॉर जनरल पब्लिक जो काम नहीं भी कर रहा है उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1 kg पर ग्राम। अच्छा, पर केजी पे 1 ग्राम, ठीक है। फिर वो एक्टिव लाइफस्टाइल पे आता है तो 1.5 ग्राम हो जाता है। अच्छा, सुपर एक्टिव लेवल जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वो सुबह शाम कर रहे हैं तो 2.5 ग्राम तक हम रिकमेंड कर सकते हैं। सर ये व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये ग्रामेज का जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे है, बॉडी वेट के साथ में कैलकुलेट करके? 100% सर। जैसे मेरा एक स्टूडेंट जैसे 90 kg का है तो 90 इंटू 2.5 करोगे तो इट्स अराउंड 200 ग्राम्स, राइट। अब इसका मोटा मोटा बताता है, इन 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन यू गेट अराउंड 22 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन। कोई भी उठा लो, XYZ कुछ भी उठा लो जिसपे वो रिकमेंड बोलते हैं कि 26 है 27 है, सब वो हो सकता है, उसकी आप सर्विंग भी बड़ी हो जाती है। इसी तरह से आप मैंने आपको दाल का बताया, मैं आपको पनीर का बता रहा हूँ। 100 ग्राम पनीर के अंदर यू गेट अराउंड 18 ग्राम्स, 15 to 18 ग्राम्स, क्योंकि मिल्क की क्या वो है वो नहीं पता। एक कंप्लीट एग के अंदर यू गेट 7 ग्राम्स, 3 इन द वाइट एंड 4 इन द येलो। वो भी वेरी करता है साइज ऑफ एग और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी चेंज होती रहती है। आप 1-आधा ग्राम को वो मत करना कि हाँ नहीं ये गलत बता रहे हैं कुछ है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट रेशियोज बता रहा हूँ आपको। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो अगर वो कंप्लीट एग खाता है तो 70 ग्राम प्रोटीन उसको एग से आ गया। मैंने आपको बताया कि मैं वेजिटेरियन होके 1 किलो पनीर खा रहा था, तो 1 किलो पनीर के अंदर आई गेट 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नो अदर सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मी, क्योंकि मैं 85 kg का था, तो मैं सिर्फ पनीर खा रहा हूँ तो मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो यानी आपके नज़रिए में जो प्रोटीन की इनटेक होनी चाहिए वो डिफरेंट हो सकती है, एक जनरल फिजिक के लिए एंड प्रेप कोचिंग के लिए 100%। बट उस केस में यूज़र को कोच से रिकमेंडेशन ले लेना चाहिए। 100%। विदाउट रिकमेंडेशन ना चलें, क्योंकि लोग आप देखो कि बाहर, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा रिलाय ऑन है वेस्टर्न कंट्रीज़ के बॉडी बिल्डर्स को फॉलोअप करते हैं। अरे भाई आप रॉनी कॉलमैन को मत देखो, वो 130 किलो का बंदा या 140 किलो का बंदा 8 स्कूप वे प्रोटीन के अर्ली मॉर्निंग लेता था सिंथेसिस के, तो वो 140 किलो का बंदा उसका बॉडी फैट लेवल बिलो 10, तो उसका मसल मास के अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को कैरी कर सकता है, वो उस चीज़ को हजम कर सकता है। अब कोई अनपढ़ आदमी या उस चीज़ को फॉलो करने लग जाए तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट के अंदर, वो भी एडिपो टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। सो मैं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि लेट्स अज्यूम कि कोई एथलीट आपको आकर के कहता है कि सर मेरे को आप ही की तरह वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हुए प्रेप कोचिंग करवानी है अपनी, सो आप उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सर बॉडी बिल्डिंग चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप देखें कि बॉडी बिल्डिंग में हम लोग कवर अप क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, योर लीवर, योर किडनी, इसके रेगुलर बेस पे टेस्ट, उस बंदे की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ का क्या लेवल है, उसका एंडोरेंस लेवल क्या है, क्या वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है। मस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट, उसकी मसल्स के अंदर एंडोरेंस कितनी है। आप देखो कि बेसिक और बहुत डीप चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के सालों साल हो गए देसी ढंग से चल रहा है। भाई आपने फैट लॉस करना है, यू डू नंबर ऑफ रेपिटेशंस, आपको मसल गेन करना है, डू हैवी वेट्स। तो वैसे सेम ट्रेनिंग से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। अगर हैवी ट्रेनिंग से आप अपना गेन भी कर सकते हो और फैट लॉस भी कर सकते हो। मैंने ये किया हुआ है फैट लॉस वाइल डूइंग हैवी वेट्स, मैंने फैट लॉस भी किया हुआ है अच्छा खासा, मतलब यू कैन से 8% बॉडी फैट मैंने रिड्यूस किया था थ्रू आउट द पावर ट्रेनिंग्स। सो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। फिर उसकी डाइट में कवर अप क्या करेंगे, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स कितने उसको चाहिए,
उसकी करंट बॉडी कितने कंज्यूम कर पा रही है, क्या क्या चीज़। अगर उसकी कार्ब टॉलरेट कर पा रही है तो हम खिलाएंगे, नहीं कर पा रही है, एडिबो टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रोकेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑल मल्टीविटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग। उसकी स्लीप, क्या वो अच्छे से सो पा रहा है, अगर वो नहीं सो पा रहा है तो उसका ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा। ऐसे जहां उसका कोई प्लेटो आएगा वी कैन ब्रेक और आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। राइट सर। सो आई एम श्योर सर हमारे व्यूअर्स इन सब चीज़ों को जानते हुए इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि वेजिटेरियन बीइंग अ वेजिटेरियन फॉलोअर होते हुए प्रेप कोचिंग जो है वो पॉसिबल है। सर साइकिल के बारे में ये बात बोली जाती है कि सारे कोचेस साइकिल जो होती है वो बहुत इजीली करवा देते हैं। सबको पता होता है कि हाँ साइकिल में क्या क्या चीज़ें चलानी है, कट के लिए क्या चलाना है, गेन के लिए क्या चलाना है। द मोमेंट पीसीटी का नाम आ जाता है तो वो सिर्फ एक हुकॉक पर आकर के रुक जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 99% इंडिया में सिर्फ एक हुकॉक को ही लोग जानते हैं, जितने भी सो कॉल्ड कोचेज़ हैं। उसके अलावा ऑर्गन्स पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, या पर्टिकुलरली अगर मैं किसी मेल एथलीट की बात करूं तो उसकी सेक्स ड्राइव के साथ क्या हुआ है वो उनको नहीं मालूम होता। सो आप अगर किसी को कोचिंग करवाते हैं और फाइनली उसकी पीसीटी करवाते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, आपके व्यूअर्स को भी बता दूं कि जब आप अपनी बॉडी में आउटसोर्स टेस्टोस्टेरोन डालते हो तो दैट इज इंटरलिंक्ड इन योर एफएसएच एंड एलएच, राइट, जो दो हार्मोन्स हैं, दे गिव सिग्नल टू योर टेस्टिस, फिर उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है। राइट, इन 1 वीक आपकी बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 75 mg के करीब बनाती है। अब आपने 250 mg इंजेक्ट किया तो वो 250 mg प्योर आपकी बॉडी में ब्लड के साथ जाके उसी टाइम उसने काम स्टार्ट कर दिया। इन दैट टाइम आपका एफएसएच एलएच कहेगा यार मेरा तो कोई काम ही नहीं है, वो ऊपर से ब्लॉक हो जाता है। राइट, अब ब्लॉक हो गया क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उसको मिल रहा है बाहर से, इन दोनों ने काम करना कर दिया बंद, इसकी कनेक्टिविटी होगी बंद। अब टेस्टोस्टेरोन डली जा रहा है। आफ्टर 4 months एक टाइम आता है जब आप बोलते हैं कि स्टॉप, नाउ वी डू पीसीटी। तो पीसीटी का फंक्शन क्या होता है कि उन दो हार्मोन्स को हम लोग दोबारा से जनरेट कर पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अगर आपने 4 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर से साइकिल करना है। मेरी सजेशन या मेरी जो स्टडीज अब तक की है मैं वो बता रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ी होगी अगर आप उसको उसी दौरान पीसीटी करते हो, क्योंकि प्रॉपर पीसीटी के लिए यू नीड एटलीस्ट 4 months। 4 months ब्रेक के बाद आप अपने दोबारा से टेस्टोस्टेरोन लेवल को जगा पाओगे। तो टोटल पीरियड कितना हो गया? 4 months एंड 4 months, 8 month, और वो 4 महीने में आपकी परफॉर्मेंस गोल हो जाएगी। सो फॉरेन कंट्रीज में या फिर जो अभी लेटेस्ट आ रखा है वो क्या करते हैं, दे आर डूइंग टीआरटी। टीआरटी क्या है? टीआरटी है 35 की एज के बाद ऑलमोस्ट अच्छी कंट्रीज के अंदर एवरी 10th डे पे आपको टेस्टोस्टेरोन रिकमेंड किया जाता है। उसके बड़े सारे रीज़न हैं, लोग काम की वजह से डिप्रेस्ड हैं, बड़ा कुछ है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करने के लिए दे आर यूजिंग टीआरटी प्रोग्राम। टीआरटी के अंदर यू गिव हर 8वें से 10वें दिन पे एक टेस्टोस्टेरोन लिया जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहेंगे। अब जब सीजन में आता है, सीजन में मतलब 2 महीने बीते, इस तरह से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को लेवल को मेंटेन कर लोगे। जब सीजन में आओगे अगेन यू गो फॉर नेक्स्ट साइकिल, आपकी जो डोजेज होंगे वो बट ऑब्वियस से हाई होगी, तो उस पर चले जाते हैं सारे के सारे। इस तरह से आपका मसल मास भी मेंटेन हो जाता है और आप अपनी गेम में कायम रहते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये शायद किसी ने आज तक नहीं बताई होगी, ये 1 वे रोड है, इसकी वापसी नहीं है। आप देखोगे अगर इस पे चलना, एक बार इस पाथ पे चलना स्टार्ट किया तो निकलना नामुमकिन है। अगर आप छोड़ोगे आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे बॉस, क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप होता है आप डिप्रेशन में जाते हो। अब मोस्ट ऑफ केसेस में आपने पढ़ा भी होगा कि यार जब पीसीटी कर रहा है बंदा तो वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आने का रीज़न टेस्टोस्टेरोन है कि जो डिप कर गया। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। अगर तो आपको अगर एथलीट बन रहे हो, एथलीट देखो यार वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी गेम नहीं है जिसमें यूज़ नहीं हो रहा स्टेरॉइड। सारे कोई ना कोई, मतलब कोई भी गेम आप उठा लो उसमें इतना ज़्यादा डोप यूज़ होता है आप सोच भी नहीं सकते। हमने, मैं इंडियन प्लेयर्स से किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो पहलवानी है चाहे वो कबड्डी है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि किस लेवल तक इनटेक जाता है लोगों का।
तो ये बड़ी साइंटिफिक गेम है। अगर आप तरीके से करो तो आप सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह 70 साल के अंदर भी आप फिट रह सकते हो। क्या 70 साल की एज तक वो क्या स्टेरॉइड नहीं ले रहा होगा? 100% उसने 35 से स्टार्ट किया था इन फिल्म, रॉकी फिल्म से, और आज टिल द डेट वो सब कुछ ले रहा है, बट एक अच्छे मैनर्स में। अगर आप एब्यूज करते हो किसी भी चीज़ का तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आप यूज़ करते हो तो वही चीज़ अमृत है। राइट राइट। सो यानी कि सर हमारे व्यूअर्स को अगर बॉटम लाइन आप देना चाहें बीइंग अ वेजिटेरियन एथलीट होते हुए, तो क्या वो आपकी बॉटम लाइन हो? क्या आप लोगों को पता है कि डाइट के अंदर कौन सी एक ऐसी चीज़ होती है जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है? और दो ही हार्मोन हैं जो बॉडी को चलाते हैं, वन इज ग्रोथ हार्मोन, वन इज टेस्टोस्टेरोन। अगर आपके ये पीक पे हैं, आप अपने मसल्स को अच्छा से बिल्डअप कर सकते हो इन एज ऑफ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये 10 साल आप विदाउट एनी स्टेरॉइड के अपनी नेचुरल डाइट और सप्लीमेंटेशन से आप अच्छे बिल्डअप हो सकते हो। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो सब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पकड़ना स्टार्ट करता है आफ्टर 16 ईयर्स, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है आफ्टर 30, राइट? तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग सारा कुछ नेचुरल हमारी एबिलिटी बॉडी की होती है कि वो डेवलप कर जाए और सालों साल हम लोग चला सके अपनी बॉडी को। राइट 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 राइट। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज हम लोगों को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।